हेलो फ्रेंड्स, आज हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में वर्णित है। उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, है ना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है 214, उसमें ये वर्णन है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 231 में क्या लिखा हुआ है? एक से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की अधिकारिता दी जा सकती है। इसके लिए प्रावधान संसद के द्वारा किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पे उच्च न्यायालय नहीं है, अन्य राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उनकी अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं। इसके पहले हमने भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था, आर्टिकल 124 के तहत, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है वो जब पढ़ा था। और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, जो प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, है ना, रीट अधिकारिता, ये सबके बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे उच्च न्यायालय के अंतर्गत खंडपीठ क्या होती है ना। कुछ राज्यों में जनसंख्या के आधार पर वादों, जिसे हम केस कहते हैं, केस की संख्या के आधार पर या ऐतिहासिक कारणों से उच्च न्यायालय के खंडपीठ स्थापित किए जाते हैं। खंडपीठ को वही शक्ति प्राप्त होती है जो उच्च न्यायालय को है। और अगर खंडपीठ के विरुद्ध हमको किसी अपील करनी है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है ना। अर्थात मैक्सिमम जो उच्च न्यायालय होते हैं उन, जैसे मान लीजिए जबलपुर उच्च न्यायालय है ना, जबलपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? जबलपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में अवस्थित है ना। तो ये दोनों बेंच जो खंडपीठ अगर निर्णय देगी तो इनके निर्णय के खिलाफ अगर हमको याचिका दायर करनी है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और पीठ को हम देख लेते हैं एक एक करके। भारत में देखो, बम्बई उच्च न्यायालय 1862 में बना था। 1862, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किन परिस्थितियों में बम्बई उच्च न्यायालय बना और कौन से एक्ट के तहत बम्बई उच्च न्यायालय को बनाया गया। ठीक है, इसके जो क्षेत्राधिकार आते हैं, जो अभी मैं बता रहा था कि कौन कौन से राज्यों को कवर करेगा, तो देखो, महाराष्ट्र करेगा, गोवा को करेगा, गोवा राज्य जिसकी राजधानी पणजी है। दादरा और नगर हवेली को करेगा, दमन और दीव, है ना। दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव, इसको एक ही कर दिया गया है। पहले ये अलग अलग ही थे और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इनको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी कर दी गई। मैं बता दूं आपको, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। कभी कभी ये छोटी सी बातें पूछ ली जाती है और हमको याद नहीं होती है, इसलिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित भारत में वर्तमान में है। मुख्य पीठ और अन्य पीठों की अगर बात करें तो मुख्य पीठ मुंबई में है। अन्य पीठें जैसे पणजी, औरंगाबाद और नागपुर में अवस्थित है ना। कहाँ कहाँ है? पणजी, औरंगाबाद और नागपुर में अवस्थित है। मैंने अभी बताया था कि जो खंडपीठ होती है उनको वही शक्तियां प्राप्त होती है जो मुख्य पीठ को प्राप्त होती है। इनके निर्णय के खिलाफ भी हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं सीधे। दूसरा आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना भी 1862 में हुई थी। और इसका अगर क्षेत्र हम देखें तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी अधिकारिता होती है। ठीक है, इसकी मुख्य पीठ कोलकाता है। अन्य पीठें पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में अवस्थित है। कहाँ का है? पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी। पोर्ट ब्लेयर क्या है? जो अंडमान निकोबार की राजधानी हो, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो वहां पे सामान्यतः क्या होता है, अगर किसी अन्य राज्य में कोई खंड किसी अन्य राज्य की अधिकारिता किसी उच्च न्यायालय को दी जाती है तो उसके जो राजधानी क्षेत्र है वहां पे खंडपीठ स्थापित की जाती है। नेक्स्ट आता है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में गठित किया गया था। सामान्यतः बंबई, मद्रास और कलकत्ता को एक साथ ही गठित किया गया था 1862 में। और इसका प्रादेशिक जो क्षेत्राधिकार है तमिलनाडु और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, साथ में साथ यहाँ पे विधानसभा भी। आपको पता होगा कि दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे विधानसभाएं भी है। इसकी मुख्य पीठ चेन्नई में है, मुख्य पीठ चेन्नई में है और अन्य पीठ मदुरै में है, मदुरै में अवस्थित है। नेक्स्ट आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में गठित हुआ था। इसका प्रादेशिक जो क्षेत्राधिकार है वो उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य पे है। मुख्य पीठ इसकी प्रयागराज में है अभी, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और इसकी जो अन्य पीठ जैसे न्यायपीठ कहते हैं वो लखनऊ में है। अन्य जो खंडपीठ है वो लखनऊ में अवस्थित है।
नेक्स्ट आता है कर्नाटक उच्च न्यायालय, 1884 में गठित हुआ था। कभी कभी जो जिस राज्य में करंट अफेयर या स्टेट पीसीएस वगैरह में एग्जाम आते हैं तो अपने राज्य का गठन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। जैसे कर्नाटक उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1884 में हुआ था। और कर्नाटक के पूरे क्षेत्र को देखता है, मतलब कर्नाटक में इसका क्षेत्राधिकार है। मुख्य पीठ बेंगलोर में है और अन्य पीठ है धारवाड़ और गुलबर्गा। धारवाड़ और गुलबर्गा वहां के क्षेत्र है, वहां पे अवस्थित है। देखो, खंडपीठ कभी कभी इसलिए भी बनाई जाती है कि जो दूर से लोग बाग आते हैं, जैसे मान लो कि बेंगलोर बेंगलोर धारवाड़ और गुलबर्गा से काफी दूर है, तो यहाँ पे खंडपीठ सामान्यतः स्थापित कर दी जाती है, क्योंकि लोगों को न्याय के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी और ये पूरे बिहार के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आता है। और इसका जो मुख्य पटना उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो पटना में अवस्थित है। इसकी कोई खंडपीठ अभी नहीं है। नेक्स्ट आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ये 1948 में बना था और इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ थे? गुवाहाटी, असम की राजधानी तो असम में आएगा, नागालैंड राज्य में की है, मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश। तो 3 राज्यों की अलग से ही अधिकारिता रखता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन कौन से? नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी प्रीलिम्स या स्टेट पीसीएस या जीके वगैरह में, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में इस तरह के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, या मिजोरम कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, या नागालैंड किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है? मुख्य पीठ गुवाहाटी में, अन्य पीठें इनकी राजधानी में है, जैसे कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। ठीक है, तो ये अन्य पीठें है कहाँ की? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। नेक्स्ट आता है ओडिशा उच्च न्यायालय। ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका प्रादेशिक जो क्षेत्राधिकार है उड़ीसा में, मतलब पूरे उड़ीसा राज्य में, और कटक में इसका जो मुख्य पीठ है। नेक्स्ट आता है राजस्थान उच्च न्यायालय। ये 1949 में बना था, राजस्थान के पूरे क्षेत्र में आता है। इसकी मुख्य पीठ जोधपुर है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय की अगर मुख्य पीठ पूछेंगे तो कहाँ पे? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है ना। जोधपुर याद रखना है, जयपुर में नहीं है। जयपुर में अगर पूछा जाएगा तो वहां पे खंडपीठ है, जिसे हम न्यायपीठ भी कहते हैं। तो जयपुर में इसकी खंडपीठ है, ना कि मुख्य पीठ है। मुख्य पीठ जोधपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही बना था 1956 में और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश में। इसके अन्य पीठें हम देखें तो ग्वालियर और इंदौर में है। नेक्स्ट आता है केरल उच्च न्यायालय। जो ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ है 1968 में बनी थी। कब बनी थी? 1968 में इनको मुख्य अन्य खंडपीठों के बनाई गई थी। नेक्स्ट आता है केरल उच्च न्यायालय। ये भी 1956 में बना था। केरल और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसको इसके अंतर्गत, मतलब जो देखो सामान्यतः केरल के समीप लक्षद्वीप केरल के पास है, इसलिए क्षेत्राधिकार भी जो निकटतम उच्च न्यायालय होता है उसको दे दिया जाता है। तो केरल उच्च न्यायालय को लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार दिया गया है और इसकी जो मुख्य पीठ है वो कोच्चि में अवस्थित है। कहाँ है? कोच्चि में अवस्थित है। नेक्स्ट आता है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में बना था। 1960 में बनने का कारण, देखो अधिकतर जो स्थापना वर्ष बाद के जो बनेंगे, जो मैं बताऊंगा, जो गुजरात राज्य की स्थापना के साथ ही इनको बना दिया गया। जैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में बना, तो मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ, तो उच्च न्यायालय 56 में बना। ठीक है, और गुजरात 1960 में, तो 1960 में गुजरात को बना दिया। ऐसा नहीं है, इसके पहले जो बने थे, जैसे मैं बताता हूँ, इलाहाबाद ये काफी पहले बना था, कर्नाटक ये काफी पहले, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ये पहले बने थे। पर कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखना है तो सामान्यतः जो राज्य बनता है तो उच्च न्यायालय बनाया जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्राधिकार पूरे गुजरात में और अहमदाबाद में इसकी मुख्य पीठ है, 16 नामक जगह पर। नेक्स्ट आता है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में बना था, जो पूरे दिल्ली के क्षेत्राधिकार को रखता है। नई दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ है। हिमाचल उच्च न्यायालय 1971 में, ठीक है, इसकी जो मुख्य पीठ है वो शिमला में अवस्थित है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में बना होगा। आपको पता होगा कि जो पंजाब का विभाजन किया गया था 1966 में, और जो भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था 1966 में, हिंदी भाषी क्षेत्र को बनाया गया था। और जो पंजाबी भाषी क्षेत्र है इसको पंजाब में से अलग पंजाब बनाया गया और हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र बनाया गया। और इसका जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है,
और इसकी प्रादेशिक क्षेत्र पदाधिकारी 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होता है। इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे? चंडीगढ़ में मुख्य पीठ अवस्थित है। नेक्स्ट आता है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में बना है। सिक्किम आपको पता होगा कि 1975 जो पहले संयुक्त राज्य बनाया गया था, जब भारत में इसको सम्मिलित किया गया तो एसोसिएट राज्य इसको बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एसोसिएट राज्य। परंतु बाद में इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत? 35वें संविधान संशोधन के तहत एसोसिएट राज्य बनाया गया था, परंतु 36वें संविधान संशोधन के तहत इसको भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर बनाया गया, पर है ना, पूर्ण राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 1975 में बना था। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो गंगटोक जो इसकी राजधानी है वहां पे है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में बना था, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का 2000 में, देखो वर्ष 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ था, और बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 2000 में हुए थे, तो तीनों ही यहाँ पे उच्च न्यायालय भी स्थापित किए गए थे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के तहत बनाया गया था। इसकी मुख्य पीठ बिलासपुर में है ना, रायपुर में नहीं है, बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो 2000 में बना था, उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र को कवर करता है। नैनीताल में इसकी मुख्य पीठ है। सेम टू सेम झारखंड उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो ये भी 2000 में बना था, जो मैंने बताया था आपको। झारखंड में पूरा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है और इसकी जो राजधानी है इस पे वही मुख्य पीठ अवस्थित है, रांची। नेक्स्ट आता है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, 2013 में बना, त्रिपुरा में है और अगरतला में इसको मुख्य पीठ स्थापित की गई। देखो कुछ जो उत्तर पूर्व के राज्य है, कुछ राज्यों को बाद में भी जो उच्च न्यायालय बनाए गए, ठीक है, कुछ स्थितियों को देखते हुए बाद में उच्च न्यायालय बनाए गए, जबकि वो राज्य पहले से ही थे और उन राज्यों को कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के अंतर्गत रखा गया था। परंतु केसों की संख्या अधिक, वादों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, है ना, और राजनीतिक प्रभाव के कारण भी इन क्षेत्रों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में बना। मणिपुर के पूरे क्षेत्राधिकार को रखता है। इम्फाल जो इसकी राजधानी है वो इसकी मुख्य पीठ है। नेक्स्ट आता है मेघालय उच्च न्यायालय, ये भी 2013 में बना। मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये इसकी मुख्य पीठ अवस्थित है। अब देखो 2014 में तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में बना। तेलंगाना इसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है, हैदराबाद में इसकी मुख्य पीठ है। आपको पता होगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन किया गया है ना, आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन किया गया और आंध्र प्रदेश से किसको बना दिया गया? तेलंगाना को बना दिया गया, तेलंगाना को बना दिया गया। ये इसका दूसरा विभाजन है। इसके पहले जब आंध्र प्रदेश राज्य बना था तो ये मद्रास का हिस्सा था। वो मद्रास जब भाषाई राज्यों की मांग चल रही थी 1953 के आसपास, भाषाई राज्यों की मांग चल रही थी, तो यहाँ के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? पोट्टी श्री रामल्लू थे। इन्होंने 56 दिन का अनशन किया था, है ना, भूख हड़ताल की थी और इनकी ये मांग थी कि जो तेलुगु भाषी जो लोग हैं आंध्र प्रदेश के, उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। परंतु इनकी मांग को नहीं माना गया और ये भूख हड़ताल करते करते 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इस मृत्यु के तहत वहां का जो लोग थे उन्होंने आंदोलन, व्यापक उग्र आंदोलन शुरू कर दिया और इस स्थितियों को देखते हुए आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया है। तो पहला भाषाई आधार पर अगर कोई राज्य गठित हुआ है तो वो है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1900, इसका सन मुझे पता नहीं है, आप सन देख लीजिए आंध्र प्रदेश कब बना था। पोट्टी श्रीरामल्लू के बारे में भी पढ़िए, कौन से सामाजिक कार्यकर्ता कितने महत्वपूर्ण थे और इसी के चलते हुए फिर कब हुआ था, देखो एक सेकेंड, फिर मैं आगे बताता हूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। 1953 में इनके भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो फिर फजल अली आयोग बनाया गया था ना, फजल अली आयोग बनाया गया था और इनसे कहा गया था कि आप जो राज्यों का पुनर्गठन कीजिए या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है उस पर कीजिए। तो 1953 में फजल अली आयोग गठित किया जाता है। 1953 में फजल अली आयोग, है ना, गठित किया जाता है। इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक तो फजल अली रहते हैं और 2 इसके सदस्य रहते हैं, शायद एक हृदयनाथ कुंजरू रहते हैं और एक केएम पनिक्कर रहते हैं, ठीक है। तो फजल अली आयोग बनता है और ये 1955 में अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं, है ना, 55 में रिकमेंडेशन देता है और भारत सरकार क्या करती है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम करती है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करती है 1956। 1956 पारित करती है। और जो फजल अली आयोग है, जो ये सिफारिशें देते हैं, लगभग इनकी सभी सिफारिशों को मान लिया जाता है। और राज्यों का जो पहले चार श्रेणी रहती थी, ए बी सी डी, उसको हटा दिया जाता है। दो श्रेणियां बनाई जाती है। एक बनाए जाते हैं सेपरेट राज्य, और एक दूसरी श्रेणी बनाई जाती है केंद्र शासित प्रदेश, है ना। केंद्र शासित प्रदेश दो श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहले से जो चली आ रही थी एबीसीडी वाली प्रणाली, उसको समाप्त कर दिया जाता है। फजल अली आयोग की जो भी रिकमेंडेशन होती है, उनमें से लगभग पूरी मान ली जाती है। परंतु फजल अली आयोग ने ये सिफारिश पूर्णतः नहीं दी थी कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। उन्होंने ये कहा था कि भाषाई आधार को देखते हुए अन्य प्रशासनिक चीजों को भी देखना जाना चाहिए, जो प्रशासन जिससे आसानी से सुगमता से किया जा सके। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर, केवल भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को मतलब इस तरह से प्रस्तुत किया था, केवल भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, जबकि ऐसा नहीं है। केवल नहीं था, भाषाई आधार तो उन्होंने माना ही था। इसके अलावा अन्य चीजें भी देखना, जैसे प्रशासनिक सुविधा हो गया, लोगों का आवागमन किस तरह से है ना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या क्या है, उसके हिसाब से इन्होंने फजल अली आयोग ने बोला था। आप अगर विशेष जानकारी से देखना चाहते हैं तो आप इसके पे धर आयोग देख सकते हैं। धर आयोग, है ना। धर आयोग भी एक भाषा के आधार पर बोला था कि इनसे एक भाषा के आधार पर क्या राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, तो इन्होंने मना कर दिया था। कि धर आयोग ने ये कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को नहीं किया जाना चाहिए। जबकि एक और समिति आई थी, जेवीपी समिति भी आई थी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, इन तीन लोगों की भी एक समिति आई। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये प्रमुख जो कमिटियां थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस तरह से हो, वो आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, तो मैं कहा था, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश राज्य पे थे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना उच्च न्यायालय पे थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय का जो विभाजन, तेलंगाना का विभाजन 2014 में किया गया आंध्र प्रदेश से। परंतु इसमें जो न्यायालय बनाया गया वो 2019 में गठित किया गया, है ना। और इसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तेलंगाना है, और मुख्य पीठ इसकी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ये भी 2019 में आंध्र प्रदेश प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है, अमरावती में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख दिया है, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखो 2019 में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो पहले राज्य था, उसका राज्य का स्टेटस हटाकर, यहाँ बता देता हूँ, 370 जो धारा थी भारतीय संविधान की, उसको डिमोलिश कर दिया गया, लगभग पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 370 में यह वर्णित था कि जो जम्मू कश्मीर राज्य, उसको एक विशेष श्रेणी का राज्य दिया गया था, अर्थात वहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और 370 ही लागू होते थे, अन्य चीजें लागू नहीं होती थी। जैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गए, है ना, आपातकाल जैसी स्थितियां हो गई, है ना, वहां पे लागू नहीं होती थी। वहां पे लागू करने के लिए इन चीजों को राज्य की जो राज्य की विधानसभा है, उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। केवल तीन ही चीजें ऐसी थी, विदेश मामले, संचार और एक और कोई विषय था। 3 मामलों में ही भारत जो केंद्र संसद है वो कानून बना सकती थी। अन्य कोई भी मामले में अगर कोई नियम, कानून, विधि या कुछ भी वहां पे लागू करना होता था, तो वहां की जो विधानसभा है उससे अनुमति प्राप्त करनी थी। तो ये एक तरह से अन्य राज्यों के साथ और भेदभाव था, और भारत की जो एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए भी ये काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि जो वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता था पाकिस्तान की तरफ से, उससे भी काफी चैलेंज होता था। एक और आर्टिकल जो 35A भी एक भेदभावकारी था, जो अन्य राज्यों के साथ भेदभाव होता था भारत के, वो भी समाप्त कर दिया गया। 370 को भी समाप्त कर दिया गया। और अब पूरी तरह से जो मतलब जो भी अन्य राज्यों के संबंध में बातें होंगी, वो सेम टू सेम जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। जम्मू कश्मीर को अब तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, परंतु जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से भारत का एक संपूर्ण राज्य बन गया। किसी भी अन्य तरह की उसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में जा सकते हैं सेम टू सेम, और वहां पे जमीन खरीद सकते हैं, वहां के नागरिकों से विवाह कर सकते हैं, सेम टू सेम अब जम्मू कश्मीर में भी कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नागरिकों से विवाह नहीं कर सकते थे, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के जो लोगों से विवाह करने के लिए लीगल थे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान था।
आपको पता होगा कि 1956 में जम्मू कश्मीर में संविधान बना था और वहाँ की जो संविधान सभा ने अनुमति दी थी, मतलब जो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो संविधान था वहाँ पे, ठीक है। और रणवीर सिंह संहिता चलती थी, है ना, आईपीसी वगैरह नहीं चलती थी। आईपीसी को तो अब तो भारत से भी समाप्त कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, ठीक है। जो उच्च न्यायालय मैं ये बता रहा था आपको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय गठित है, और ये 2019 में, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों को देखता है, और इसकी मुख्य पीठ जम्मू कश्मीर में है। 1928 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद वहां अब सामान्य उच्च न्यायालय, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 1928 में जम्मू कश्मीर एक उच्च न्यायालय बन गया था, ठीक है। परंतु इसका रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया तो 2019 इसको माना जाएगा। अब हम देखते हैं मुख्य उच्च न्यायालय के और अन्य प्रावधानों को देखें, तो इसकी संरचना देखें तो उच्च न्यायालय में कितने, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है प्लस अन्य न्यायाधीश भी होता है ना। अन्य न्यायाधीश कौन करता है, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति अब जो केंद्र की कार्यपालिका होती है ना, राष्ट्रपति मतलब केंद्र की कार्यपालिका, जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकती है। जबकि सेम टू सेम अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो वहां के जो न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश को कम ज्यादा करने का जो भी मुद्दा होता है वो संसद देखती है। ये एक प्रमुख अंतर है। आप एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ पे संसद डिसाइड करती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, जबकि यहाँ पे केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है उच्च न्यायालयों में कि उच्च न्यायालयों में कितने न्यायाधीश होंगे। तो ये एक प्रमुख अंतर है। इस पैरेलल अंतर देखते चलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक। अनुच्छेद 217 सब क्लॉज ए में क्या वर्णित है, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके करेगा। परंतु वर्तमान में क्या है, आपको पता होगा, कोलेजियम सिस्टम चल रहा है ना, कोलेजियम सिस्टम चल रहा है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी होती है, वो जजों को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति से कहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो भारत में कार्यपालिका है, केंद्रीय सरकार, कार्यपालिका की जो भूमिका है लगभग नगण्य है ना। जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश वगैरह नियुक्त होते हैं वो कोलेजियम के द्वारा अनुशंसित किए जाते हैं, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमत, मतलब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, ठीक है। जो एक और विवाद में बता देता हूँ यहाँ पे, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संसद ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था, है ना। इसको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी नाम दिया गया था। परंतु इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है और बोल दिया है कि ये संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। जबकि जो 99वां संविधान संशोधन है काफी जटिल प्रोसेस से पास हुआ था, और इसको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पास कराया गया था। तो काफी जटिल प्रक्रिया हुई थी। आप 99वां संविधान संशोधन खोल के देखेंगे तो इसमें कितनी बहस हुई थी, कितनी प्रोसेस थी, फिर भी इसको उच्चतम न्यायालय ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है। तो इसके आप कारणों को जानने का प्रयास करिए, और जो भारतीय न्यायपालिका में किस तरह के चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो भी आप इसमें जानने का प्रयास करिए। एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक और चीज, AJ ऑल इंडिया अखिल भारतीय न्यायिक मतलब जैसे अनुच्छेद 312 के तहत एक अखिल भारतीय सेवा सृजित की जानी चाहिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, है ना। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किया जाना चाहिए, जो संसद में राज्यसभा अपने विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से अगर सृजित कर सकती है। वर्तमान में 3 सेवाएं हैं वो भारत में कार्यकाल, एक तो IAS, IPS और IFS, है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और IAS, IPS और भारतीय पुलिस सेवा, ये 3 सेवाएं हैं। अगर न्यायिक सेवा भी लागू होती है तो भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए काफी अच्छी बात होगी, और मैं इस बात का समर्थन भी करता हूँ। क्योंकि जो न्यायपालिका में कभी कभी जजेस की नियुक्ति को लेकर विवाद होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, है ना, 234 से लेकर 238 तक जो प्रावधान है उसके जो नियुक्ति होती है उसमें कभी कभी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है।
ना? तो इसके आप इस पर एक मेंस का आंसर राइटिंग कर सकते हो कि जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या हानि होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे था। नेक्स्ट इनके अगर कार्यकाल देखें तो कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष का होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है ना? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में उच्चतम न्यायालय के बारे में और भी जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।